आज हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में जानेंगे। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में सबसे पहला है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची, जो तमिलनाडु में कांचीपुरम में थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। मत्त विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासन काल में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतावलंबी था। इसने लोकादित्य, एकमल्ल, रानंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजसिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी एवं शंकर भक्त, शिव का उपासक भी उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कांची के कैलाश नाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी है। दस कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगय अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुन देवनार निवास करता था, जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव वंश के बाद दक्षिण भारत में अब हम जानेंगे चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ है। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन
राजराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक वन को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक वन का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम महिम फाइव को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमरी चोल मंडलम राजधानी पोलन्नरुवा बनाया था। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। चोल काल में भूमि के प्रकार थे। पहला है बेलनवगाई यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदे यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी। देवदान या तिरुन मट्टडकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने पर केसरी की और वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़न कूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय भाषा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद बेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला बेलन या किसान अरैयार जैसी उपाधि दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन
चोल प्रशासन की प्रमुख मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों एवं बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहे जाते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती है। चोल काल का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयन गोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तू परनी, कंबन, ओट्टकुट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप, पोन और रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत किसान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव था। वह चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी। उरैयूर चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी। सबसे पहले उरैयूर, उसके बाद तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी निम्न समूह थे: बलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे।